कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो मैं बोला यार बड़ा अच्छा डायलॉग है, इसको फिल्म में यूज करते हैं, और अगले दिन हमने उसको फिल्म में यूज किया। सोनू सूद आज भिलाई पहुंचे हुए थे, एक दिवसीय दौरा था उनका आज, और एक चैरिटी इवेंट था। उस चैरिटी इवेंट में वो शामिल होने पहुंचे थे। पहले तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोग सब आए और इस परिवार का हिस्सा बने। इसके अलावा सोनू सूद का जो ससुराल है वो छत्तीसगढ़ है। आज इस बात का खुलासा उन्होंने किया है। मैंने आज तक शायद इनसे ज़्यादा हम्बल और काइंड हार्टेड पर्सन मैंने देखा है। जो एक सेंटेंस है मैन विद गोल्डन हार्ट, वो हमारे सामने एग्जाम्पल बैठे हैं। हम हमेशा हर इंसान सोचता है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ भला करना चाहता हूँ, फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हम एक्टर हैं तो एक्टिंग में व्यस्त हो जाएंगे, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं तो आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो समय नहीं रहता। लेकिन जब आप कई बार अकेले बैठते हैं या कई बार आप किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं, फिर आपको लगता है मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। सो ये क्लब खोलने का मकसद ही वही है। हमारा गोल ये है कि हम हर शहर में पहुँचे, हर छोटे छोटे शहरों में पहुँचे, ताकि हमारी जो मदद है वो सब तक के पहुँच सके। युवाओं को सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार मत कीजिए कि मैं बहुत फेमस होऊंगा, बहुत पैसे बनाऊंगा, बहुत सक्षम हो जाऊंगा कुछ बड़ा करने के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी आज ही उठाएं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, आप फेमस हैं या नहीं हैं, लेकिन आप जुड़िए। मैं ये जानना चाहेंगे कि सोनू सूद के दिल में भिलाई की एक कैसी जगह है और क्या खास है? तब आपने भिलाई के बारे में सुना पहली बार कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और आगे आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने वाले हैं बॉलीवुड के अभिनेता और साथ ही साथ गरीबों के मसीहा सोनू सूद का। सोनू सूद आज भिलाई पहुंचे हुए थे, एक दिवसीय दौरा था उनका आज, और एक चैरिटी इवेंट था। उस चैरिटी इवेंट में वो शामिल होने पहुंचे थे। और सोनू सूद का एक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में भी चलता है, भिलाई एक चैप्टर है, और उस चैप्टर से लोग जुड़ रहे हैं लगातार। सोनू सूद ने अपनी पूरी जर्नी बताई है, साथ ही साथ इस फाउंडेशन से आप जुड़ कैसे सकते हैं ये भी उन्होंने बताया है। आपकी मदद सोनू सूद की टीम कैसे करेगी ये भी उन्होंने बता दिया है, प्रोसेस भी। इसके अलावा सोनू सूद का जो ससुराल है वो छत्तीसगढ़ है। आज इस बात का खुलासा उन्होंने किया है। तो सोनू सूद की पूरी जर्नी, पॉलिटिक्स को लेकर सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा कि कभी आपको पॉलिटिक्स से ऑफर आया कि नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा से लेकर विधायक और एमपी के भी बहुत सारे अवसर मिले, लेकिन उन्होंने राजनीति क्यों ज्वाइन नहीं की, वो बात का खुलासा उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। साथ ही साथ बहुत जरूरी विषय है, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। कांग्रेस जनता पार्टी जो उन दिनों ट्रेंड पर था, उस पर भी उन्होंने कहा है। तो वो सारे सवालों के जवाब आप सुनेंगे। युवाओं को लेकर क्या कहा, महिलाओं को लेकर क्या कहा, छत्तीसगढ़ में उनकी टीम कैसे काम करने वाली है, सारे विषयों पर उन्होंने बातचीत की है। पूरा डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे लाइव देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग आए और इस परिवार का हिस्सा बने। मुझे याद है कि पहले तो मैं आपका थोड़ा सा कनेक्शन बता दूं। भिलाई रायपुर से मेरा कनेक्शन है कि मेरी खुद जो वाइफ है वो यहीं से है, तो ये सबसे बड़ा कनेक्शन हो गया। ये मेरी सुनीता है, ये मेरी साली साहिबा भी है, और सूद चैरिटी फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। हमारे साथ दीक्षा है जो भिलाई से ही हैं। और मुझे याद है कि जब हमारा सफ़र शुरू हुआ फाउंडेशन का, सो हमारा लक्ष्य ये था कि बहुत सारे लोग जो आज भी हमारे पास हर जगह से पहुंचते हैं, यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कहाँ से भी पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों को कई बार दिक्कत होती है पहुंचने के लिए, और बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। कोई साइबर की बात करें या कुछ गलत तरीक़ों से। सो इच्छा ये थी कि हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमारा एक, उस शहर में किसी को तकलीफ़ है तो वो साथ में हमारे क्लब तक पहुँचे, हमारी फाउंडेशन तक पहुँचे, और फिर वो तकलीफ़ जो है हम तक पहुँचा सके। क्योंकि हर इंसान हम तक कई बार नहीं पहुँच सकता, हमें नहीं सुन सकता, तो उसके लिए हमारा परिवार हर एक शहर में होना चाहिए। सो ये हमारा भिलाई रायपुर छत्तीसगढ़ का परिवार है आपके सामने, और भी बहुत सारे लोग आपके साथ, आपके बीच में बैठे हुए हैं। सो आइडिया यही है कि चाहे वो एजुकेशन के फील्ड की बात हो, या मेडिकल की बात हो, या जॉब्स दिलाने की बात हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता हम भी सीख सकते हैं, वो आपसे जानने की बात हो। सो हमारे क्लब में जितने लोग भी जुड़े वो अपने अपने आइडियाज़ लेके आए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उन्हें बताते हैं कि ये करना है वो करते हैं, वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव है, वो भी लेकर आते हैं और हमसे शेयर करते हैं, और फिर हम लोग मिलकर
एक कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और मैं तो बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन क्योंकि दीक्षा यहीं से, मैं चाहूँगा कि पहले ये थोड़ी शुरुआत करें, फिर हम आप सबसे बात करेंगे। दीक्षा। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए। और उससे पहले मैं सोनू सर को थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। जितना मैं आपको पिछले 4 साल से मैं सोनू सर के साथ जुड़ी हूँ, और मैंने आज तक शायद इनसे ज़्यादा हम्बल और काइंड हार्टेड पर्सन मैंने देखा है। जो एक सेंटेंस है मैन विथ गोल्डन हार्ट, वो हमारे सामने एग्जाम्पल बैठे हैं। जी, तो ये सोनू सूद चैरिटी क्लब पिछले 2 साल से रन हो रहा है भिलाई में। सूद चैरिटी फाउंडेशन का ये एक पार्ट है। भिलाई एक चैप्टर है, ऐसे और 5 चैप्टर्स हैं पैन इंडिया में, जिसमें हम लोग सूद चैरिटी फाउंडेशन के बैनर पे जहाँ जहाँ क्लब्स ओपन हुए हैं, जैसे देवास है, सोलापुर है, रायपुर में भी एक हमारा क्लब है, हैदराबाद में खुलने वाला है हमारा क्लब, और कलकत्ता है, दिल्ली क्लब है। तो ऐसे सारे क्लब्स में हम लोग सूद चैरिटी फाउंडेशन के बैनर में उन सिटीज़ के ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचते हैं और उनको मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और हमने मदद पहुँचाया भी है। मैं खासकर अगर भिलाई की बात करूँ, यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, 24 महीने होते हैं 2 साल में, और इससे ज़्यादा ही हमने कैंपेन्स किए हैं, और उस कैंपेन्स के माध्यम से हमने हज़ारों से ज़्यादा ऊपर लोगों की ज़िंदगियों तक पहुँचा है, और उनकी जो नेसेसिटी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, उन कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो हम अपने कैंपेन्स के माध्यम से उनको पहुँचाते हैं। कुछ उनकी नीड्स ऐसी होती है कि अगर हम तक उनका कुछ भी ऐसा कॉल आया या रिक्वायरमेंट आई, हम सूद चैरिटी बैनर के अंदर उनकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। पूरे भारतवर्ष से जहाँ जहाँ हमारे मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, वो सारे आए हैं यहाँ पे, लगभग 60-70 के आसपास हैं। रायपुर के मेंबर्स रहेंगे हमारे पास, और भिलाई के सारे मेंबर्स रहेंगे। ये एक एनुअल मीट है जहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि हमने पिछले वर्षों तक क्या किया और आने वाले वर्षों में हमारा क्या कार्य रहेगा, और हम कैसे हम अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और कैसे विस्तार कर सकते हैं हम सोनू सूद फाउंडेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो अब ये कार्यक्रम होने वाला है थोड़ी देर में हमारा गोल ये है कि हम हर शहर में पहुँचे, हर छोटे छोटे शहरों में पहुँचे, ताकि हमारी जो मदद है वो सब तक के पहुँच सके। तो ये भिलाई, रायपुर, ये सब हमारे जो वॉलंटियर्स जो थे हमारे साथ कोविड के टाइम में लोग जुड़े थे, तो ये वॉलंटियर्स ने पहले आगे बढ़ के बोला कि हम अपने शहरों में शुरू करते। उनसे प्रोत्साहन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सूद चैरिटी फाउंडेशन जब शुरू हुआ था, इट वॉज अ 1 मैन आर्मी जो सोनू ने अकेले स्टार्ट किया था, और वहाँ से चलते हुए हम लोग ने सोचा ये जो कार्य सोनू ने शुरू किया है उसे हमें आगे बढ़ाना है, और उसी गोल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये हमारा ये है कि मिशन है कि हम सब जगह पहुँचे, हर इंसान तक के पहुँच पाए, और ये हम कर सकते हैं हमारे सूद चैरिटी क्लब से। सो दैट इज़ आवर गोल, दिस कैन वी इंटेंड टू कीप ग्रोइंग लाइक दिस। आप में से जो भी और जुड़ना चाहे, अगर भिलाई के लोग और जुड़ना चाहे, तो ये दीक्षा है, विकास जी है, आप इनसे कांटेक्ट करिएगा। एंड आप लोग भी अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के सोशल वर्क में अगर डाल सकते हैं, तो यू सी इफ 1 मैन कैन डू सो मच, हाउ मच कैन ईच पर्सन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके कितना हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। अगर एनी वन वॉन्ट्स टू हेल्प आउट, प्लीज़ अगर आप आए और दीक्षा से जुड़िए क्लब के साथ। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इधर, और वो चीज़ से अगर आप लोग भी आपके माध्यम से लोगों को बता सके कि आगे बढ़े, अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारे पास इतने सारे यूथ वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल के पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ काम करते हैं। तो वी हैव अ वेरी गुड क्लब, ऑलरेडी वी हैव अराउंड 65 मेंबर्स इन द भिलाई क्लब। तो ये और बढ़ना चाहिए, आप लोग के हेल्प से हो सकता है ये। थैंक यू। आपने पूछा कि क्लब्स कितने हैं, तो जो शहरों में बात किया, कलकत्ता हुआ, देवास हुआ, सोलापुर हुआ, हैदराबाद है, रायपुर है, भिलाई है, यहाँ पर अभी ऑलरेडी बन चुके हैं क्लब्स, बाकी धीरे धीरे हर शहरों में बन रहे हैं। मकसद ये होता है कि क्लब अनाउंस करने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप पर एक जिम्मेदारी आती है। हम हमेशा, हर इंसान सोचता है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ भला करना चाहता हूँ, फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हम एक्टर हैं तो एक्टिंग में व्यस्त हो जाएंगे, आप
पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे तो समय नहीं रहता। लेकिन जब आप कई बार अकेले बैठते हैं या कई बार आप किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं, फिर आपको लगता है यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। सो ये क्लब खोलने का मकसद ही वही है कि आप जुड़े रहेंगे, आपके अपने जो निजी काम है उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी, वो वैसे ही चलते रहेंगे। पर जो क्लब के अलग अलग मेंबर्स हैं, अगर आप सोचिए कि इस क्लब में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से आज अगर एक जने ने सोचा कि मैं कि मेडिकल में कुछ अच्छा काम करूँगा, तो 99 जो बाकी के 99 लोग होंगे अपने आप उस अच्छे काम में जुड़ जाएंगे। सो मकसद यही होता है कि हम एक परिवार का जब हिस्सा बन जाते हैं तो फिर अपने आप रास्ते खुलने शुरू होते हैं। हमें बहुत दफ़ा ये नहीं पता चलता कि हम मदद करना चाहते कहाँ करें, हमें पता नहीं कि कौन वो सही में एक्चुअल नीडी है, ज़रूरतमंद है, या फिर वैसे ही फ़ायदा उठाना चाहता है, या ये मदद किसी और को पहुंच सकती है। तो मुझे लगता है कि जब एक क्लब बनता है, इतने लोग जुड़ते हैं, इतनी सोचें साथ में जुड़ती हैं, तो फिर अपने आप जो जेन्युइन नीडी लोग हैं वो अपने आप दिखने शुरू होते हैं। और एक ये बड़ा कमाल का एक एक्सपीरियंस है। लोग हम मेरे घर पे रोज़ 300-400 लोग आते हैं, मैं मिलता हूँ पिछले 6 सालों से, और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि यार कैसे पता चलता है दिल को कि ये सही है या गलत। कई बार कोई बिना ज़रूरत के ही आ जाएगा कि भैया मेरा करवा दो काम, तो आपको कैसे पता चलता है? इस बात की खूबसूरती ये है कि जब आप इस दुनिया में घुसते हैं तो ईश्वर आपको एक ऐसा स्कैनर देता है, एक ऐसा फिल्टर देता है कि आपको बात करते करते पता चलना शुरू हो जाता है कि ये एक्चुअली कितना नीडी है। कि अगर किसी के इलाज के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है और उसके पास 25 रुपये हैं, पर जब वो मदद मांगने आता है उसको लगता है मदद करें, चल 100 का इसी इंतजाम करता हूँ, अपने 25 बचा लेता हूँ, विच इज़ फाइन। जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ज़रूरतमंद आदमी कहता है कि चलो मैं बचत कर लेता हूँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन जब आप इस दुनिया में घुसते हैं और इतने हज़ारों लोगों से मिलोगे आप, तो आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है कि टीचर को पता होता है ना कि आज बेटा कौन सा होमवर्क नहीं करके आया, तो अपने आप वैसे ही उस क्लास में उसको खड़ा करता है कि बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया यार। तो वैसे ही ये मदद करने वाली भी जो सोच वही होती है कि जब आप मदद करेंगे तो इतने लोगों को मदद कर पाएंगे कि आपको जिसको नहीं चाहिए तो आपको पता है कि उसको कितनी मदद चाहिए। तो इसलिए आज हम यहाँ पर भी मिले हैं कि आपके ज़रिए ना सिर्फ हम एक संदेश पहुँचाएं, बल्कि आपको भी इस क्लब का हिस्सा बनाएं, ताकि आप बोलें कि मैं भी अवेलेबल हूँ, हमें आपका कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़कर हमारे साथ जुड़ें। जब आपके पास समय हो, जब आपके पास कुछ करने की इच्छा हो, आप आएँ, मिलें और फिर हम मिलकर ज़िंदगियाँ बदलेंगे। वो कहते हैं कि जब आपका जीवन तभी पूरा होता है जब आपसे किसी न किसी को उम्मीद होती है कि यार ये मेरा इंसान है, मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, ये मेरा बच्चे को पढ़ा सकता है, ये मेरे बच्चों को जूते दिला सकता है। तो जो उम्मीद जब आपसे होती है तब आपका ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वो पूरा है। और जब आप उसके लिए कोशिश करते हैं तो आपको जो अंदर से खुशी मिलती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो कोशिश करना ज़रूरी है और ऐसा बनना ज़रूरी है कि लोगों की आपसे उम्मीद हो, बस उसी की कोशिश में रहते हैं और आपको इस उम्मीद और कोशिश का हिस्सा बनना। नशे में युवा पूरा डूबा जा रहा है, चाहे पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। तो ऐसा आप लोगों को क्या प्रयास होगा कि जिसमें नशे से दूर होकर युवा अपने करियर ओरिएंटेड लाइफ को फोकस करें? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमने पंजाब में ऑलरेडी रन किया था, जिसमें 163 सेंटर्स के साथ हमने जुड़कर हेल्प किया जिनको नशा होता है। यहाँ पर आजकल तो पूरे देश भर में ये शुरू हो गया है। जो यंग लोग हैं घुस गए हैं, उनको ऐसे रास्ते मिल गए हैं कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है या घर की परेशानी है तो उसके पास एक बहाना होता है कि चल मैं थोड़ा सा नशा कर लूँगा तो मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहे होते हैं। उन्हें हैंडल करना एक प्रोफेशनल का काम है कि अगर आप किसी को बोलो कि मैं तुम्हें एक नशा मुक्त केंद्र में ले जाऊंगा या ऐसी रिहैब में ले जाऊंगा, तो उसको लगता है यार मुझे तो जेल भेज रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ हूँ ही नहीं है, मेरे परिवार में, मेरे समाज में कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। उसी को एड्रेस करने के लिए हमें उनके साथ बैठना ज़रूरी है, उनके साथ समय बिताना ज़रूरी है, या फिर अगर जो लोग तैयार होते हैं तो हम उन्हें उन सेंटर्स में भेजना ज़रूरी है और उन सेंटर्स को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे उतना तरीका नहीं पता होगा कि कैसे हेल्प करना है, लेकिन उस सेंटर को जो चला रहा है उसको पता होगा। फिर हमें उस बंदे को हमारे साथ जोड़ना ज़रूरी है कि जब हमारे पास कोई नशा की तकलीफ से गुजरा हुआ बंदा आए तो हम उसके साथ जुड़कर हम उसे हेल्प कर सकें। तो हमारी सू चैरिटी फाउंडेशन की खासियत यही है कि चाहे आप नशे की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, लोगों को घर भेजने की बात करें, किसी को जॉब दिलाने की बात करें, अब मतलब किसी गांव में बंदरों की तकलीफ है तो भी हमारी फाउंडेशन में आते हैं कि बंदर हमारे गांव में बड़ा परेशान करे, बचाओ, तो हमने वो भी पकड़वाए। सो आइडिया ये है कि जब मुश्किल होती है वो अपना
एक नाम लेकर नहीं आती। अब वो आती, मुश्किल आती, तकलीफ आती है। जो घर के बाहर आपके खड़ा हुआ तो क्या है, मैं तो भैया यहाँ से ठीक होकर ही जाऊँगा। सो हम भी रोज़ सीखते हैं, बहुत दफ़ा हम लोग फेल भी होते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन हम उस एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखते हैं कि अगली बार हम कैसे वो ठीक कर पाएँ। तो सीखने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप सिखाते रहेंगे, हम आपके साथ और आपके पीछे चलते रहेंगे। अच्छा, अक्सर देखने में आता है कि समाज सेवा करते करते एंड ऑफ द डे लोग राजनीति में एंट्री करते हैं। तो आपकी क्या विचार है कि राजनीति में एंट्री आपकी होगी या सिर्फ समाज सेवा में रह के समाज में अच्छा काम करना है? देखिए, अगर राजनीति में एंट्री होनी होती तो बड़े टाइम पहले हो चुकी होती। मैंने 2 दफ़ा राज्यसभा भी के लिए भी मना किया था और मुझे बहुत बड़े बड़े पद जो लोगों को सालों लग जाते हैं मिलने में, वो भी ऑफर हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ, तो अगर मैं शायद इस दुनिया में घुसूँगा तो शायद कहीं रुक ना जाए, तो मैं तैयार नहीं था। मुझे पता है कि राजनीति में आने से आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जब वो समय आएगा तभी आएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे मन में कोई ऐसा अभी सोच नहीं है कि अभी आना है। अभी बस जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपके साथ चल के वैसे ही चल रहे हैं। सर, समाज सेवा का प्रभाव बॉलीवुड के पिक्चरों के चुनाव में पड़ता है क्या? अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला? नहीं, मौका तो मिलता है, हर बार मिलता है। जब जिस स्टेट में इलेक्शन होता है मौका मिलता है, लेकिन जब तैयार होऊंगा, मेंटली तैयार होऊंगा, मुझे उससे परेशानी कोई नहीं है। लेकिन जब मन करेगा और मुझे लगेगा कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, तब जरूर। सुनो सर, जब फिल्मों का आप चुनाव करते हैं तो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो इसका असर आप फिल्मों के चुनाव में आपको पड़ता है क्या? मुझे लगता है कि जब मैं फिल्में चूज करता हूँ, जब हमें स्क्रिप्ट को सुनाना लगता है, तो हमें पहले 5 मिनट में पता चल जाता है कि हम ये फिल्म करेंगे या नहीं करेंगे, पहले 5 मिनट के नरेशन में। सो वो मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, अब इतने भाषाओं में इतनी फिल्में कर ली, इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन अगर आप समाज सेवा की बात करें तो डेफिनेटली जो आपकी रियल इमेज होती है उसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। मैं एक बार साउथ में फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो मेरे साथ प्रकाश राज थे, तो उनको मेरा कॉलर पकड़ना, तो बोले मैं तो नहीं पकड़ूंगा, गाली मारेगी पब्लिक में। तो फिर सीन थोड़ा चेंज किया। चिरंजीवी सर के साथ शूट करना, तो बोले मैं लात नहीं मारूंगा यार, पब्लिक मेरे फैंस मुझे गाली देंगे। सो वो जो आप निजी जिंदगी में करते हैं, जो आपका इमेज होता है, वो पर्दे पर कहीं ना कहीं दिखता जरूर है। कई सालों से बॉलीवुड से जुड़े हैं आप, जो परिवारवाद की बात आती है वो कितना हकीकत है? देखिए, अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो उसका बेटा अगर उस कपड़े की दुकान में बैठेगा तो कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी का फादर हॉस्पिटल चलाता है, तो अगर वो बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो भी कोई बात नहीं। तो परिवारवाद तो वहाँ पे भी आता है। तो फिल्म लाइन के अंदर भी अगर आपके माता पिता में से कोई फिल्म लाइन में है और बेटा उसी या बेटी उसी दुनिया में बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी भी इच्छा होगी मैं करूँ, तो बुरी बात नहीं। पर हाँ, हुनर होना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी भी परिवार से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है वही आपको सर्वाइव करवा सकता है। एक अंतिम सवाल है सर, एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस संजीता जी, उन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर लिया और बॉलीवुड पे ये आत्महत्या का दौर जारी है। एक और शब्द उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है, इट्स 14 जून। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, आपकी क्या राय है? 14 जून जी, उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और तारीख वही है उनकी भी सुसाइड करने की, जो सुशांत सिंह की। अच्छा, तो देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसा कोई करता है। पर वो जो अकेलापन है, ना सिर्फ फिल्म लाइन में पर बहुत सारे और भी प्रोफेशंस में है, तो आपके साथ बात करने वाला कोई चाहिए रहता है। आजकल हम अपने फ़ोन्स में इतना बिजी हो गए हैं कि अपना सर झुका रहता है और अपने फ़ोन्स में लगे हुए हैं। रील्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सोशल मीडिया हमारा सबसे अच्छा परिवार है। अगर आप एक्चुअली अपना किसी का भी फ़ोन, यहाँ पे इतने लोग हैं खड़े होकर देखें, तो अपने फ़ोन का अगर आप टाइम्स देखें कितना आपने समय स्क्रीन पे बिताया, तो आपने 100% स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताया होगा अपने परिवार से ज़्यादा। तो मैं एक मिनट पूरा कर लूँ। तो मुझे लगता है कि जो स्क्रीन जो नया परिवार बना है, वो कहीं ना कहीं आपको अकेला बहुत बना देता है। मैं खुद भी अभी जो आपने बोला, मैं ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, जो आप जल्दी अगले कुछ दिनों में देखेंगे, जहाँ पर आप फ़ोन पे बात करके किसी से, अगर मैं फादर घर पे अकेले हैं और उनकी इच्छा थी कि मैं कैरम खेलता हूँ, है नहीं, तो आप फ़ोन पे बात करेंगे, कैरम खेलने वाला घर पे आ जाएगा। अगर किसी को बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन खेलने वाला घर पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुनने वाला बहुत ज़रूरी है। आजकल सुनने वाले लोग नहीं हैं, तो जो किसी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ होती है, वो कहीं ना कहीं अगर बात करेगा, तो वो जो समय है, जो सेंसिटिव समय होता है, जहाँ पर इंसान ऐसा स्टेप लेता है, मुझे लगता है वो गुजर जाएगा और उसी के लिए हम सब
सर एक सवाल मेरा ये लीजिएगा, अभी हाल ही में बर्निंग मुद्दा है राम मंदिर जो दश में जो हुआ है, दान चोरी हुआ, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, चाहे चैरिटेबल क्लब हो चाहे मंदिर हो, लोग बड़ी आस्था से दान देते हैं, मदद कीजिए करते हैं, तो क्या कहना चाहिए जो बर्निंग मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है? आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है। श्रद्धा से अपन ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, लोग दान करते हैं, अपनी सेविंग्स छोड़कर अपनी तनख्वाहें देते हैं, और अगर ऐसा हो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हीं की प्रॉपर्टी लेके दान करवा देनी चाहिए। सर आपकी कौन कौन सी फिल्में अभी आने की है? जी, मैंने अभी एक साउथ की फिल्म कंप्लीट की जो आएगी, अभी उसका टाइटल फिक्स नहीं किया है। उसके अलावा मैं खुद एक फिल्म मैंने लिखी है, फतेह के बाद मैं अगली फिल्म शुरू कर रहा था। उस फिल्म का नाम है नंदी, जो शिव वाले जो नंदी हैं वो, और उसकी शूटिंग हम लोग इस साल शुरू करेंगे। अगले साल मिड के अंदर फिल्म आएगी, एक्शन फिल्म है, उसकी तैयारी चल रही है। सर भिलाई आए हैं, युवाओं के लिए मैसेज क्या है आपका? क्या भाई? भिलाई आए हैं, युवाओं के लिए मैसेज क्या है आपका? देखिए, मैं युवाओं को सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार मत कीजिए कि मैं बहुत फेमस होऊंगा, बहुत पैसे बनाऊंगा, बहुत सक्षम हो जाऊंगा कुछ बड़ा करने के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी आज ही उठाएं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, आप फेमस हैं या नहीं हैं, लेकिन आप जुड़िए, अपने दोस्तों को लेके आइए, सूच चैरिटी क्लब के साथ जुड़िए, ताकि हम भी मिलकर कुछ एक सही रास्ते पे करें। क्योंकि जब आप भलाई के रास्ते पर चलते हैं ना, तो फिर ईश्वर जो होता है वो आप पर इतनी दुआएं बख्शता है कि आपके सपने अपने आप पूरे होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप अपनी जिंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल लें, फिर देखिए आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में दशकों बाद नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब मुख्यधारा में लौटे युवाओं, विशेषकर बस्तर के आदिवासियों के लिए आपका क्या संदेश है स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि बस्तर, मैं नागपुर से पढ़ाई की है वैसे मैंने, तो बस्तर के मुझे पता है कि वहाँ पे बड़े सारे आर्टिस्ट हैं, बड़ा कमाल का काम करते हैं वहाँ पर। और उसी के बीच में जब हम ये नक्सलवाद की बात करें और जहाँ पे युवाओं ने सरेंडर करके एक नई दुनिया शुरू की है, मुझे लगता है उनको एजुकेशन, अच्छी ज़िंदगी, और अगर एक रास्ता सही मिल जाएगा तो हमारा जो देश है वो और बेहतर होएगा। उसी के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी है। एक सवाल, आप लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं, आप हीरो भी हैं और पॉपुलर भी हैं, कभी किसी पॉलिटिशियंस को तकलीफ हुई आपकी वजह से कि यार आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो उनको? पर ऐसा किसी ने बताया तो नहीं मुझे, घर पे हो रही हो तो पता नहीं। प्रेशर आया हो पॉलिटिशियंस आपको मना भी की हो? नहीं, मना नहीं किसी ने किया, सब लोग अच्छा ही करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। बट लाइक आई सेड कि आप जब मैदान में उतरते हैं तो फिर आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना जरूरी चाहिए। वो बोलते हैं कि मदद भी बड़ी कमाल की चीज़ है, करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं। वीर जी एक प्रश्न और है जी, आप इनके कामों से प्रभावित हैं राजनीतिक और बॉलीवुड में? पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, फिर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और खुद सोनू सूद, इनके कामों से प्रभावित। देखिए, मैं ना आम इंसान से प्रभावित हो जाता हूँ। जो आम इंसान होता है ना, वो आपको रोज प्रेरणा देता है, बहुत अच्छी, बहुत कमाल की देता है कि मेरे घर में मेरी कमाई 100 है लेकिन मेरे खर्चे 200 है, मैं उसको कैसे बचाऊं। तो वो एक प्रेरणा देता है कि कैसे आप उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सो मुझे लगता है ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाती है। जब तक नहीं होता तो हम भी जब फिल्म लाइन में थे तो हम बॉक्स ऑफिस नंबर के पीछे भागते रहते थे। हमारी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 500 करोड़ का कर लिया, 1000 करोड़ का कर लिया, यही भागते रहते हैं। और फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद लोग भूल जाते हैं। सो मुझे लगता है कि मैं जब कोविड में करीबन 7.5 लाख लोगों को घर भेज पाए थे, आज भी लोग मुझसे आके मिलते हैं। और भैया आपने मुझे ट्रेन से भेजा था, आपने मुझे फ्लाइट से भेजा था, आपने मेरे बच्चों को पढ़ाई कराई, आपने इसको बचाया था, अभी देखो बड़ा हो गया। सो वो मेरे लिए हर रोज़ एक बॉक्स ऑफिस बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म रहती जब मैं उसे देखता हूँ। तो मुझे लगता है उससे बड़े कोई हीरो नहीं, आम इंसान से बड़ा कोई हीरो नहीं है। अच्छा सोनू जी, मेरा एक सवाल और है। बॉलीवुड, भोजपुरी सिनेमा छत्तीसगढ़ में छालीवुड कहा जाता है, और साउथ की मूवी तो आप कर ही रहे हैं। कौन सा, चाहे वो साउथ की बात करें या बॉलीवुड, आपके नज़रों में कौन सा क्षेत्र जो है अच्छा काम कर रहा है? साउथ की मूवी तो पूरे सेंट्रल इंडिया में लोग देखना पसंद कर रहे हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट की कोई भाषा नहीं होती। मैंने करीबन 100 फिल्में की है, 12 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, सब भाषाओं में की है फिल्में। मैं तब से बोलता आया हूँ कि जब अच्छी कहानी होगी, भाषा आप उसको छत्तीसगढ़ी डाल दीजिए या साउथ की डाल दीजिए या इंग्लिश डाल दीजिए, लोग देखते हैं। आज आप अपने सिनेमा पे मुझे लगता है हिंदी से भी ज़्यादा दूसरी साउथ की फिल्में देखते हैं या
कोरियन ड्रामास देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहानियाँ अच्छी हैं। तो जो अगर आप ईमानदारी से बनाएंगे, भाषा कोई भी रहो, वो हिट ही होगी। क्या धर्म और न्यायपालिका अपना सही काम कर रहा है? कौन कौन सर? धर्म और न्यायपालिका जी सही काम कर रहा है आज के समाज में? देखिए सर, सब काम तो सभी अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि वो काम अच्छा कर रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो भी आप फेल हो। और अगर आपको लगे कि वो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर उनसे सीखना भी चाहिए। सिर्फ धर्म से ज़िंदगी नहीं चलती, और अगर आप सिर्फ न्यायपालिका की बात करें तो आप उसके ऊपर भी पूरा निर्भर नहीं रह सकते। अपने कंधों पर बोझ उठाना होगा, खुद का धर्म बनाना होगा, खुद की न्याय देना पड़ेगा आपको। सर आपका कोई डायलॉग और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे क्या? सर एक ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। फिल्मी अंदाज में बोल दीजिए। कौन सा? फिल्मी अंदाज में बोल दीजिए। अच्छा, फिल्मी अंदाज में। तो ठीक है, मैं एक दबंग का किस्सा बता देता हूँ आपको। सलमान भाई ने बोला कि चलो हम लोग खाने पे चलते हैं यार, तो हम लोग खाने पे गए। मैं गाड़ी में बैठा था तो सलमान भाई ने देखा पीछे, कहता यार सोनू बड़ा लंबा है, तू गाड़ी में फिट तो हो रहा है ना। तो मैंने बोला क्या है ना सलमान भाई, कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो मैं बोला यार बड़ा अच्छा डायलॉग है, इसको फिल्म में यूज़ करते हैं। और अगले दिन हमने उसको फिल्म में यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। बाकी आप नंदी का इंतजार कीजिए, बेस्ट डायलॉग्स आपको उसी के अंदर मिलेंगे। सर एक सवाल मेरा है, in which fields you are being facilitated the persons and how many persons you have reached in different fields? In terms of I didn't get it exactly, मुझे समझ नहीं आया क्या आप पूछना चाहते हैं। आप किस क्षेत्र में आपका जो सूद चैरिटी फाउंडेशन है जी, ये किस क्षेत्र में काम कर रहा है, कितने लोगों तक यहाँ भिलाई में आप पहुँचे हैं, और किन क्षेत्रों में आपने उनकी किस तरह से सहायता की है, वो क्या उनका रिवार्ड है और क्या बोला जाता है यहाँ से? देखिए, सूद चैरिटी फाउंडेशन हम लोग का कैंपेन्स होते रहते हैं, एंड ईच कैंपेन में वी रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एंड जितने हमारे भिलाई के लोग रहते हैं, तो ये इट इज़ लेड बाय दीक्षा जो कि हमारी फाउंडर है। दीक्षा का भी मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कोविड के टाइम पे जब सोनू बाहर निकले थे एंड देन पीपल स्टार्टेड, बहुत सारे लोग आके सोनू से मदद की मांगते थे, तो हम लोग ने एक मेडिकल टीम सेटअप किया था जिसमें दीक्षा काम करती थी। और उस समय जैसे सोनू ने कहा था कि हमें पता नहीं रहता था कि कौन किसको असली मदद चाहिए, कौन ऐसी जो अफोर्ड करते हुए भी हमसे मदद मांग रहा है। तो हमारे पास टीम्स थे जो चेक करते थे उनका बैकग्राउंड क्या है ये वो। तो उस टाइम पे दीक्षा हमसे जुड़ी थी, एंड दीक्षा ने 2 साल बिना बैकग्राउंड में काम किया, विदाउट हमको पता था दीक्षा करती है, उसके पास भेज दो सब चीज़ें ये करने को। वो कॉल करती थी, पूरा उनका पूरा बैकग्राउंड चेकअप करती थी। मिले भी नहीं थे हम लोग मिले भी नहीं थे दीक्षा से, और वो पूरा काम करती थी। एंड देन फाइनली ऐसा हुआ कि जब कोविड के टाइम पे क्या होता है कि बहुत लोग जुड़ जाते हैं, सब लोग के पास समय था, बहुत लोग जुड़ गए थे, फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जो हम लोग का बड़ा टीम था थोड़ा सा डाइल्यूट होने लगा था, कि थोड़ा कम होने लगे थे। तो उसमें से जो लोग हमारे साथ बाद में भी टिके, तो वो लोगों को हम लोग ने फिर वी रीच्ड आउट टू देम, एंड फिर उनका हम लोग ने एक टीम बनाया जो कि हमने सोचा था दिस विल बी आवर टीम आगे से। तो उस तरह की ऐसे दीक्षा जुड़ी थी, और हमें भी ये भी नहीं पता कि एक छोटी सी प्रेटी सी लड़की इतना पावर हाउस हो जाती है। आप लोग के भिलाई स्टील प्लांट की पावर हाउस है वो। तो उसने फिर वो काम शुरू किया। तो फिर हम लोग ने जब ये सोचा कि ये काम कैसे हम लोग जारी रखें सब जगह, तो हमने ये सोचा कि ये हम लोग सूद चैरिटी फाउंडेशन ऐसा एक सेटअप करेंगे, क्लब सेटअप करेंगे, और ताकि लोग वहाँ के लोग अपने अपने शहरों में उधर के जो मुद्दे हैं, उधर के जो प्रॉब्लम्स है, उसको उन लोग हैंडल कर सके हमारे बिहाफ में। और सूद चैरिटी फाउंडेशन जो है उनकी अपनी तरह से जो मदद कर सकता है वो करेंगे। सो इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट, क्या हम लोग दोनों मिलके करते हैं। लोग यानी जैसे लोकल लेवल पे भी सपोर्ट लोग ये करते हैं, और हम लोग जो नेशनल लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं वो हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा करके हम लोग यानी मिलजुल के काम करने का दिस इज़ आवर प्लान। तो अभी जैसे हम लोग एक एक मुद्दा उठाते हैं, कुछ हमारे छोटे कैंपेन्स हैं, जैसे हम लोग हर साल कर रहे हैं, जिसमें हमारा शिक्षा साथी है, जिसमें हम लोग बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वृक्षारोपण है जो करते हैं। देन हमारा ठंड के समय कंबल सुकून का है,
फिर उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप जो विकास जी लीड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे स्टैंडर्ड है जिससे हम लोग रीच आउट करते हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट उन्नति, जिसमें हम लोग आसपास के गाँवों का चयन कर रहे हैं और वो गाँव को हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक गाँव अडॉप्ट करके। तो अभी इन लोग ने भी भिलाई में भी एक गांव हम लोग ने पूरा आइडेंटिफाई करके उसके जो प्रॉब्लम्स है वो पूरा हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। अब उस प्रॉब्लम में हम लोग हर साल एक एक मुद्दा लेके उस गांव को वी विल मेक इट सेल्फ सफिशिएंट। ऐसा करके हमारा ये गोल है कि हम लोग हर जगह में उधर के क्लब के माध्यम से धीरे धीरे आसपास के गाँव को हम लोग उसको प्रगति के मार्ग पर लेके जाए। So that is our plan. ये जानना चाहेंगे कि सोनू सूद के दिल में भिलाई की एक कैसी जगह है और क्या खास है? जब आपने भिलाई के बारे में सुना पहली बार तब। और बाकी आप लोग अभी हैं, परिवार का हिस्सा हैं, तो बड़ा स्पेशल है रायपुर भिलाई। ये जितनी मेरे दोस्त रहे हैं कॉलेज के समय पे, बहुत सारे लोग यहाँ से रहे हैं, बैठे भी हुए हैं, तो अच्छे हैं। पर मैं बिफोर हम लोग खत्म करें, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभी आप मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो हम लोग जिस मिशन पे चले हैं लोगों के चेहरों पर मुस्कान लगाने के लिए, आप में से कितने लोग हमारे साथ आज के बाद जुड़ने वाले हैं? सर मैं आपको बता दूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरी इकलौती बेटी की डेथ हो गई। क्योंकि हेलमेट उसने रखा था लेकिन वो शायद उस समय उसने उतार दिया था। उसके बाद से लगातार मैं पर्सनली ज़्यादा किसी के साथ नहीं जुड़ी हूँ। पर्सनली मेरे हेलमेट को लेकर के जितनी बच्चियाँ बिना हेलमेट के निकलती हैं, मैं रास्ते में रोकती हूँ, टोकती हूँ, उनको बोलती हूँ, और किसी को ज़रूरत हो तो मैं उनको पर्सनली देती भी हूँ। और एक मैं 2-3 बच्चियों को अपने खर्चे से उनको स्कूल की फीस वगैरह भी देती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, जैसे आपसे ये चीज़ हमें भी सीखने को मिलेगी कि ये लोग, क्योंकि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है और जो आपने उसका रास्ता निकाला, वो हमारे लिए भी एक प्रेरणा रहता है, सीखने के लिए रहता है। इसीलिए हमें आप जैसे सब भाइयों की, बहनों की ज़रूरत है, ताकि आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़ें और हम लोग मिलकर एक नया इतिहास रचे। लोग कहें कि यार, जो भिलाई के अंदर ये मदद का क्लब है, ये एक प्रेरणा है पूरे देश भर के लिए। तो इसलिए हमें आपकी जरूरत जरूर लगेगी और हमें सब प्लीज आप जुड़िएगा। सर ये भिलाई है, मैं शमशेर शिवानी, मैं यहाँ सबसे गरीब भोजपुरी फिल्मों का एक्टर हूँ, गीतकार जी, और पत्रकार हूँ करीब 36 साल से, और साहित्यकार भी हूँ और समाज सेवा करते रहते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग साथ जुड़कर काम करें। प्लीज सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे लोग जैसे पास नहीं हो पाते हैं तो डेथ हो जाते हैं या फांसी लगा लेते हैं। उसके थ्रू में मैं बहुत सारे बच्चे लोगों को मैं बोलती हूँ कि अगर मान लो नंबर कम आता तो नेक्स्ट टाइम में भी आपको फिर कोशिश करोगे, फिर इस बार मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, बहुत आप हीरो एकदम जबरदस्त। थैंक यू सो मच। लुक अरे क्या बात है। देखिए, अगर परिवार ऐसे बढ़ते हैं ना, ऐसे कड़ियाँ जब जुड़नी शुरू होती हैं, फिर मजा आ जाता है। हमारे पिता आपके बगल में बैठे हुए हैं, जिस स्कूलों में उनको रोक दिया जाता है, उसके लिए आपका राय? देखिए, मुझे लगता है कि एग्जाम फीस के लिए कोई भी बच्चा देश भर में कभी उसकी परीक्षा के लिए नहीं रुकना चाहिए। जो भी स्कूल्स हैं, उन्हें एक लिस्ट अगर समझिए 5 लोग हैं या 10 लोग हैं जो एग्जाम फीस नहीं दे पा रहे, उनको एग्जाम तो 100% आपको देना ही है। फिर उसके बाद आप उनका एक जो लिस्ट बना के एक्चुअल फैक्ट चेक कर सकते हैं कि इस परिवार को कितनी ज़रूरत है, कितना दे सकते हैं, थोड़ा सा दे सकते हैं, कम ज़्यादा दे सकते हैं। और फिर साथ में हमारे जैसे क्लब्स, हमारी जैसे फाउंडेशंस, आप जैसे भाई बंधुओं को जोड़कर हमें वो उनको जो गैप है उसको फिल करना चाहिए। और स्कूल को भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि भैया इसके पास 10 रुपये कम है, चलो 5 हम छोड़ दें, 5 किसी और से लेते हैं। तो आई थिंक ये जो गैप है फिल हो जाएगा। सर, एक आखिरी प्रश्न था मेरा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किनसे मिली? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे मदर फादर की बहुत बड़ी एक योगदान रहा है। मेरे मदर एक प्रोफेसर थे, मेरे फादर की एक कपड़े की शॉप थी पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे हर हफ्ते लंगर लगते थे, हम भी खड़े होते थे उनके साथ, कभी पूरी चने देना, और हम भी छोटे थे तो देते थे। और जब हम किसी ने अगर एक्स्ट्रा पूरी मांगी, कोई जो चलता फिरता राहगीर वाला था, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा पूरी या एक्स्ट्रा थोड़े चने दे दिए, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती थी कि यार कितना अच्छा हो गया, और खुश जाता था। तो हम देखते थे यार, एक छोटी सी पूरी देने से या थोड़े चने देने से इसके अंदर कितनी खुशी आ गई है। पर हमें उस समय में पता नहीं चला कि जब हम बड़े होंगे तो शायद ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सिस्टम में बैठ जाएगा कि किस तरह आपको लोगों के अंदर वो खुशियाँ लेकर आनी है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और उसके बाद जब सफ़र शुरू हुआ और करने लगे, तो मुझे लगता है आज हमारे सू चैरिटी फाउंडेशन के सारे सदस्य अलग अलग स्टेट से आए हैं,
आज कुछ लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, तो ये भी एक प्रेरणा है कि हम लोग बोलते हैं कि यार वो एक्टर है तो आसानी से कर सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हम लोग कैसे। तो विश्वास मानिए जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े इस दौर के अंदर, कोविड से लेके आज तक, वो लोग थे जिनके अंदर जज्बा था टिके रहने का। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग भी मेरी प्रेरणा है, मुझे इंस्पायर करते हैं हर रोज़ कि कितना रिलीजियसली, कितना दिल से ये लोग हर रोज़ सुबह उठते हैं कि आज हमें किसकी मदद करनी है। तो ये लोग अभी मेरी प्रेरणा, ये लोग बन चुके हैं। अभी आपके साथ मिलना चाहूँगा शमशुद्दीन खान के ठीक है जी सर, वेलकम सर। मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट था जिन बच्चों ने सुसाइड किया। कई बार बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप सपने देखते हैं उनके लिए और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि मेरे को बनना है, अपने परिवार को वापस खड़ा करना है, बहुत कुछ करना है, और वो जब नहीं हो पाता तो कई बार वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। सो मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स, एज जो माँ बाप हैं, उनको भी बच्चे, जिनके भी बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, उन्हें बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ हैं। तो हमें इतना प्रेशर नहीं देना जिसके कारण ये यंग जनरेशन से कर पाती है। सो मुझे लगता है कि अगर हम पेरेंट्स थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएं और जितने बच्चे हैं वो भी ये समझ लें कि आपके माँ बाप, आपका परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी पेपर दुनिया का, कोई भी बड़ा ओहदा आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे ऐसा नहीं होगा और हम कोशिश करें कि ऐसा ना हो। आपके भी फॉलोअर करोड़ों में है, वहाँ पे भी मिलियंस में फॉलोअर गए थे इंस्टाग्राम हम लोग देखें। देखिए मुझे नहीं लगता कि एज लॉन्ग एज अगर आप सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने की सोचते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पार्टी बनाएं या ना बनाएं या क्या नाम रखें। जब तक आप लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ पन्नों पर ही रहेगी, उसका रियल जो मतलब है वो नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि रियल मकसद तभी हल होगा जब आप कहेंगे कि यार मैंने इस मूवमेंट के साथ इन लोगों की ज़िंदगी बदली। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, घर पे बैठ के करें, चाहे रील बना के करें, चाहे साथ जुड़ के करें।